आज हम लोग सेट थ्योरी में कुछ लॉ ऑफ अलजेब्रा ऑफ सेट कुछ हम पढ़ेंगे, कुछ नियम पढ़ेंगे जो सेट्स के थे। उसमें पहला आइडेंटिपोटेंट लॉ है। इसमें कह रहा है ए यूनियन ए बराबर ए इंटरसेक्शन ए बराबर ए होता है। कैसे होता है इसको जानने के लिए हम अगर चलते हैं तो हम पहले ले लेते हैं पहले वाले को, ए यूनियन ए। इसको लिख सकते हैं एक्स सच दैट एक्स बिलोंगिंग टू ए और एक्स बिलोंगिंग टू ए। एक्स जो है ए में उपस्थित है और एक्स ए में उपस्थित है। जब एक ही चीज दो बार उपस्थित होगी तो उसको एक ही बार लिखा जाता है, तो इसको हम लिख देंगे एक्स सच दैट एक्स बिलोंगिंग टू ए। एक्स ए में उपस्थित है, एक्स ए में उपस्थित है, इसका मतलब क्या हो गया, ये ए के मान के बराबर है। RHS हमने क्या कर लिया, प्रूव्ड कर लिया। दूसरा है इसका पार्ट ए इंटरसेक्शन ए। इसको हम लिख सकते हैं एक्स सच दैट एक्स बिलोंगिंग टू ए एंड एक्स बिलोंगिंग टू ए। कहने का मतलब एक्स का मान ए में उपस्थित है और एक्स का मान ए में भी उपस्थित है, दूसरे ए में भी उपस्थित है। ये हो जाएगा एक्स सच दैट एक्स बिलोंगिंग टू ए। वह ए में दोनों में उपस्थित है, इसलिए क्या होगा, ए के मान के बराबर हो जाएगा और ये बराबर हो जाएगा ए। यही हमारा RHS का मान आ जाएगा और इस तरह से इसको क्या कर लेंगे, प्रूव कर लेंगे। अब दूसरा है आइडेंटिटी लॉज। आइडेंटिटी लॉज में क्या है, ए यूनियन फाई इक्वल टू ए और ए इंटरसेक्शन यू इक्वल टू ए। तो फर्स्ट वाले का हम प्रूफ लेते हैं। तो इसमें क्या है, पहले वाले का अगर हमने प्रूफ किया तो ए यूनियन फाई, इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स सच दैट एक्स बिलोंगिंग टू ए और एक्स बिलोंगिंग टू फाई। एक्स को ए में बिलोंग कर सकता है या एक्स जो है हमारा एलिमेंट फाई में है। क्योंकि फाई में कोई एलिमेंट नहीं होता है तो इसको लिखा जा सकता है एक्स सच दैट एक्स बिलोंगिंग टू ए। एक्स ए में बिलोंग करता है तो ये बराबर हो जाएगा ए के मान के बराबर हो जाएगा। यहां पे हम लिख देंगे बिकॉज फाई हैज नो एलिमेंट्स। ठीक। दूसरे का अगर प्रूफ हम लेते हैं तो ये है ए इंटरसेक्शन यू। कहने का मतलब क्या हुआ, इसको लिख सकते हैं एक्स सच दैट एक्स बिलोंगिंग टू ए एंड एक्स बिलोंगिंग टू यू। क्या मतलब हुआ इसका, मतलब यह हुआ कि एक्स एक ऐसा एलिमेंट है जो ए में भी बिलोंग करता है और यू में भी बिलोंग करता है। मतलब कि ए में भी उपस्थित है और यू में भी उपस्थित है। ए और यू क्या है, यूनिवर्सल सेट है। यूनिवर्सल सेट के अंदर ही ए उपस्थित होगा, इसलिए वह एलिमेंट क्या होगा, यक्स जो होगा बिलोंग करेगा ए में, बिलोंग करेगा ए में। और इसकी वैल्यू हो जाएगी बराबर ए के मान के बराबर हो जाएगी। क्रम विनिमय करनी कह रहा है, पहले वाले के लिए प्रूफ करते हैं। कह रहा है LHS लेके चलते हैं। क्या है, ए यूनियन बी। कहने का मतलब क्या हो गया, एक्स एक ऐसा एलिमेंट है, एक्स सच दैट एक्स बिलोंगिंग टू ए और एक्स बिलोंगिंग टू बी। हम लिख सकते हैं ए यूनियन बी का मतलब हुआ कि एक्स का मान जो है ए में बिलोंग कर रहा है और एक्स का मान क्या है, बी में भी बिलोंग कर रहा है। दोनों को मिला के लिखा जा रहा है। इसको हम दूसरी तरीके से लिख सकते हैं एक्स सच दैट एक्स बिलोंगिंग टू बी और एक्स बिलोंगिंग टू ए। ये भी कह सकते हैं कि एक्स का मान बी में बिलोंग कर रहा है और एक्स का मान ए में बिलोंग कर रहा है। तो इसका मान हो जाएगा बराबर, इसका मान क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा बी यूनियन ए। ये क्या कहते हैं कि हमारा प्रूफ हो गया, RHS के बराबर आ गया और हमने इसको प्रूव कर लिया। तो कम्यूटेटिव लॉ लागू हुआ। क्रम बदलने से भी कोई मतलब नहीं होगा, मतलब ए यूनियन बी करिए चाहे बी यूनियन ए करिए, दोनों मान बराबर आएंगे। दूसरा है
ए इंटरसेक्शन बी, हमने एलएचएस लेके चले, इसका मतलब हुआ ए इंटरसेक्शन बी का मतलब हुआ कि एक्स सच दैट एक्स बिलोंगिंग टू ए एंड एक्स बिलोंगिंग टू बी, एक्स ए में भी है और एक्स बी में भी है, ये बराबर होगा एक्स सच दैट एक्स बिलोंगिंग टू बी हम लिख सकते हैं एंड एक्स बिलोंगिंग टू ए। एक्स ऐसा एलिमेंट है जो बी में भी है और ए में भी है, तो इसको क्या लिखा जाएगा, इसको लिखा जाएगा बी इंटरसेक्शन ए, ये बराबर हो गया आरएचएस के, और प्रूव्ड भी हम करके देख सकते हैं। कहने का मतलब क्रम बदलने से कोई फर्क नहीं पड़ता है यूनियन और इंटरसेक्शन के मामले में। अगर दो सेट दिए गए हैं तो पहले सेट में दूसरे सेट का यूनियन किया जाए या दूसरे सेट में पहले सेट का यूनियन किया जाए, मान बराबर आएंगे, या इंटरसेक्शन करते समय पहले सेट में दूसरे सेट का इंटरसेक्शन किया जाए या दूसरे सेट में पहले सेट का इंटरसेक्शन किया जाए, दोनों ओर से मान के आते हैं सदैव बराबर। एसोसिएटिव लॉ में क्या है, पहला है ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल टू ए यूनियन बी यूनियन सी। तो हम मान लेंगे, पहले वाले को प्रूव करते हैं, फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू ए यूनियन बी यूनियन सी, हमने क्या किया, एलएचएस ले लिया। इसका मतलब क्या हुआ, ये उल्टा है जो बना, ये फॉर ऑल के लिए होता है। अब ये देखिए, अब इसका मतलब क्या हुआ, x बिलोंगिंग टू ए यूनियन बी और x बिलोंगिंग टू सी। x या तो ए यूनियन बी में है, x का मान सी में भी है। इसका मतलब क्या हो गया, x बिलोंगिंग टू ए और x बिलोंगिंग टू बी और x बिलोंगिंग टू सी। अगर हम इन दोनों के एक जगह ले लें तो ये बराबर हो जाएगा x बिलोंगिंग टू ए और x बिलोंगिंग टू बी और x बिलोंगिंग टू सी। दिस इक्वल टू हो जाएगा, इसका मान बराबर होगा, अगर हम इसको लेते हैं तो इसको हम लिख सकते हैं x बिलोंगिंग टू ए और x बिलोंगिंग टू बी यूनियन सी, और इसी को हम लिख सकते हैं क्या चीज, ए यूनियन बी यूनियन सी। ये आरएचएस के मान के बराबर आ जाएगा। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इसको प्रूव कर सकते हैं। ये चिन्ह जो लिया गया है फॉर ऑल, ये जो चिन्ह है ये बताता है फॉर ऑल, इसको क्या माना जाता है, फॉर ऑल पढ़ा जाता है। और ये चिन्ह बिलोंग्स, बिलोंग्स, ये नए नए चिन्ह है जिनको कि हमको याद करना पड़ेगा। बिलोंग्स हैं, ये यूनियन का चिन्ह था, हमने क्या कहा कि x ऐसा एक एलिमेंट लिया जो कि a यूनियन b यूनियन c तीनों में उपस्थित है। x का मान किसमें है, a यूनियन b में भी उपस्थित होगा, x का मान c में भी उपस्थित होगा, यानी कि x का मान a में उपस्थित है, x का मान b में उपस्थित है और x का मान c में उपस्थित है। अगर बाद वाले दोनों के टर्म पे ले लिया जाए तो b और c में दोनों में उपस्थित है और a में भी उपस्थित है। और हमने जब b इसको लिया तो ये क्या हो गया, x बिलोंग टू b यूनियन c, और इसको हम लिख सकते हैं a यूनियन b यूनियन c के रूप में हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। फिर नेक्स्ट हमारा दूसरा इसका पार्ट है, इसमें मान लेंगे फॉर ऑल a इंटर x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c। दिस इक्वल टू क्या हो जाएगा, x का मान क्या है, ये हो जाएगा x बिलोंगिंग टू a एंड x बिलोंगिंग टू b एंड x बिलोंगिंग टू c। इसको हम लिख सकते हैं x बिलोंगिंग टू a एंड इन दोनों को एक साथ ले लीजिए,
x belonging to B and x belonging to C। ये बराबर हो जाएगा x belonging to A and x belonging to B intersection C। B intersection C में बिलोंग करता है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, x belongs to, ये हो गया, तो इसको हम लिख सकते हैं A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। यही हमारा RHS के मान के बराबर आ जाएगा और इस तरह से हम इसको क्या कर लेंगे, प्रूव कर लेंगे और सवाल को समझ लेंगे। ये सब प्रक्रियाएं। नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहता है A यूनियन B इंटरसेक्शन C अगर है तो क्या किया जाएगा, A यूनियन B किया जाएगा, फिर इंटरसेक्शन A यूनियन C किया जाएगा। दूसरा है A इंटरसेक्शन B यूनियन C है तो A इंटरसेक्शन B फिर यूनियन A इंटरसेक्शन C में आएगा। तो पहले का प्रूफ हम दिखा देते हैं, इसी तरह दूसरा भी प्रूफ हो जाएगा। फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू A यूनियन B इंटरसेक्शन C, इसके लिए हम क्या करेंगे, ये बराबर हो जाएगा क्या चीज, ये फॉर ऑल x है तो अब हम क्या करेंगे, इसको लिख देंगे x बिलोंगिंग टू A यूनियन है और x बिलोंगिंग टू B एंड x बिलोंगिंग टू C। ये बात लिखी जा सकती है। इसको आगे हम करते हैं तो इसको लिख सकते हैं x बिलोंगिंग टू A और x बिलोंगिंग टू B एंड x बिलोंगिंग टू A और x बिलोंगिंग टू C। x का मान या तो B में बिलोंग कर रहा है या A में बिलोंग कर रहा है, या x का मान A में बिलोंग कर रहा है, C में बिलोंग कर रहा है। इसको दूसरे ढंग से लिखा जा सकता है, क्या लिखा जा सकता है, इसको लिख सकते हैं A यूनियन B एंड लगा है इसलिए इंटरसेक्शन का चिन्ह लगेगा A यूनियन C। यही हमारा RHS हो जाएगा और इसी प्रकार हम इसका दूसरा पार्ट भी क्या करेंगे, प्रूव कर लेंगे। नेक्स्ट है डी मॉर्गन्स लॉ। इसमें है A यूनियन B डैश, यानी A यूनियन B का इनवर्स बराबर होगा A का इनवर्स इंटरसेक्शन B का इनवर्स। दूसरा है A इंटरसेक्शन B डैश, यानी A इंटरसेक्शन B का इनवर्स बराबर होगा A का इनवर्स यूनियन B का इनवर्स। तो पहला हम लेके चलते हैं, इसमें मान लेते हैं फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू A यूनियन B डैश। इसका मतलब क्या हो गया, x डज नॉट बिलोंग्स टू A and x does not belongs to B। x एक ऐसा एलिमेंट है जो A में भी उपस्थित नहीं है और B में भी उपस्थित नहीं है। यानी क्या है, x किसमें है, x बिलोंग कर रहा है A डैश में एंड x बिलोंग कर रहा है B डैश। इसको हम लोग सवाल लगाएंगे तो अच्छे से समझ जाएंगे। ये बराबर हो जाएगा x बिलोंग कर रहा है A डैश इंटरसेक्शन B डैश, इसमें बिलोंग कर रहा है, तो इसको हम लिख सकते हैं A डैश इंटरसेक्शन B डैश। इसलिए हम क्या लिख सकते हैं, A यूनियन B का डैश बराबर होगा A डैश इंटरसेक्शन B डैश। यही हमारा प्रूव हो जाएगा। ये डी मॉर्गन्स लॉ जो है अक्सर पूछा भी जाता है, सवाल किस पे आते हैं, इस पे सवाल लगाने हमको आने चाहिए। तो हमको आशा है कि आप लोग सारा समझ में आ गया होगा। ये 6 लॉ हैं, इन 6 लॉ को अगर हम अच्छे से समझ लेते हैं तो सवालों को लगाने में हमको काफी सुविधा मिलेगी और उस सुविधा से हम आसानी से सवालों को हल कर सकते हैं। धन्यवाद।